मैं ऋतु गुजर आपको थर्ड पेपर के अंतर्गत आपको फर्स्ट पेपर में शैक्षिक प्रबंधन एवं आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया था। इन आवश्यकताओं के आधार पर अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन में नवीन प्रवृत्तियाँ, रिसेंट ट्रेंड इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा छोटी से छोटी क्लास में भी अगर पढ़ने जा रहा है तो उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। उसमें टेक्नोलॉजी कैसे आई है? आज हम छोटे बच्चों को हम जानते हैं कि ज्ञान का पहला, अगर हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को ध्यान में रखें, अगर फर्स्ट ईयर में हमने लेसन बनाए थे, उन लेसन के अंतर्गत जब हम उद्देश्य बनाते हैं, उन उद्देश्यों में हम पहला उद्देश्य बनाते हैं ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल, है ना। तो उस ज्ञान की पहली स्तर है रटना। हम उसमें दो उद्देश्य बनाते थे, प्रत्यय स्मरण करना और प्रत्यभिज्ञान करना। तो प्रत्यय स्मरण करने के अंतर्गत क्या आता है? वो रट रहा है, उस चीज को समझ रहा है। तो वो समझने के लिए ही, उस स्तर पर समझने के लिए ही शिक्षण के अंतर्गत नवीन प्रवृत्तियां, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इससे न केवल उस बालक के स्तर में प्रभाव पड़ा वरन उसकी समाज पर भी उसकी गहरी छाप छोड़ी है। आज हम देखें तो हर एक पर्सन सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। अब वो पर्सन सोशल मीडिया से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसमें समाज में क्या परिवर्तन आए हैं, हमारे रिलेशनशिप पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीज़ें नवीन प्रवृत्तियाँ शैक्षिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। वर्तमान समय में अगर हम इसका लाइव एग्जांपल देखें तो अभी चाइना की जो ऐप है उसमें टिकटॉक ऐप को क्या किया? बैन किया। क्यों किया? क्योंकि वो एक गहरी नवीन प्रवृत्ति तो है लेकिन उस पर रिलेशनशिप का प्रभाव पड़ा ना। कैसे? समाज में हमारे लोग उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, है ना। हमारे भारतीय उसका कितना यूज़ कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ का एक रिलेशनशिप पे, चाइना बिटवीन इंडिया, है ना, इन दोनों की रिलेशनशिप का प्रभाव हम एक सोशल मीडिया के एक ऐप के द्वारा देख सकते हैं। दोनों का प्रभाव एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था और एक के बैंड करने पर दूसरे की क्या एक्टिविटी हुई उस हम चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्तमान समय में शिक्षा के स्वरूप एवं प्रकार में विविधता दृष्टिगोचर होती है। आज विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के स्वरूप एवं उसके अनुसार ही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो रही है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी का विकास व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। कंप्यूटर की शिक्षा का वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर से विद्यालयों में किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी एवं शिक्षण यंत्रों का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। जब इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो द्वितीय स्थिति समाज में तकनीकी का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति यूज कर रहा है उससे समाज भी प्रभावित हो रहा है। शैक्षिक नवाचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें सीखने के लिए अनेक प्रकार के शैक्षिक साधन एवं चिंतन का उपयोग किया जाता है। ऐसे तरीके जिसमें आसानी से विषय को आत्मसात कर सकें शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में आता है। इस तरीके जिनमें छात्र आसानी से विषय को आत्मसात कर सके उसमें सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? माइक्रो टीचिंग। जैसे हम जब आप फर्स्ट ईयर में आपकी एंट्री हुई थी तो हमने आपको छोटी छोटी टिप्स बताई थी कि लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक छोटा लेसन होता है, उस लेसन के अंतर्गत छोटी छोटी स्किल सिखाई जाती हैं कि ब्लैक बोर्ड पे काम करना है तो आपको कितने 90 डिग्री का एंगल आपके पैरों में होना चाहिए, आपको टॉपिक लिखने के बाद में उस लाइन को अंडरलाइन करनी है, आपकी लिखावट जो है वो क्लास में ऐसी होनी चाहिए कि पीछे बैठे हुए बच्चे तक को भी नजर आए, ब्लैक बोर्ड पे एकदम सीधी रेखा में लिखना चाहिए। तो ये गौण विचार हम किन के माध्यम से सीखे हैं? सूक्ष्म शिक्षण। वो तो सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड स्किल थी। उसी तरीके से कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, पिन पॉइंट क्वेश्चन होने चाहिए, फिर टीच किया जाता है, फिर रीटीच किया जाता है, फिर कमेंट दिए जाते हैं और फिर वापस उसमें सुधार करके शिक्षण को कराया जाता है, क्योंकि ये शिक्षण को सीखने की नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत है। इसमें नवीन प्रवृत्तियों के रूप में योजनाओं का अभियान भी चलाए गए हैं। अभी नवीन अभियान में भी हम एक नया अभियान माध्यमिक शिक्षा अभियान
पढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसमें ये है, माध्यमिक शिक्षा क्या है, 10th तक की एजुकेशन में सुधार किए गए। ये सुधार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि हम पुराने रिजल्ट उठा के देखें तो 10th का रिजल्ट इतना कम रहा है कि जिसमें छात्रों से अपेक्षाएं की जा रही थी, उसमें प्रोत्साहन के लिए अध्यापकों को भी क्या है, अगर 100% रिजल्ट दिया है तो आपको सिटी के स्कूलों में रखा जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा आदि, ऐसी क्यों, ये एक प्रलोभन थे, है ना। तो अध्यापक भी तल्लीनता से पढ़ा और छात्र भी तल्लीनता से पढ़े, उसके लिए जैसे साइकिल है उसको पुरस्कार के द्वारा, क्योंकि हमने अभिप्रेरणा की बहुत सारी विधियाँ, उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हमने अपनाए थे। अब ये तरीके जो हैं उसमें अंतर्गत एक अभियान चलाया गया था, ये अभियान था माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक अभियान है। इसका प्रारंभ 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। केंद्र सरकार का मानना था कि एक अभियान के रूप में अर्थात एक आंदोलन के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने 75% अनुदान अपनी ओर से तथा 25% राज्य सरकार की ओर से मिलाकर इस अभियान का प्रारंभ किया। इन द सेंस इसका प्रारंभ किसने किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। किसके लिए किया, इसका उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इट मीन्स माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। इसको कब प्रारंभ किया गया, इसको 2009 में प्रारंभ किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने कितना सहयोग किया, इसके लिए केंद्र सरकार ने 75% अनुदान और राज्य सरकार ने 25% अनुदान का सहयोग किया। राज्यों में कुल अनुदान 90:10 का था, अर्थात 90% धन जो है वो केंद्र सरकार व्यय करेगी और 10% धन जो है वो राज्य सरकार व्यय करेगी। कुल मिलाकर इसमें 20,012 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। माध्यमिक शिक्षा योजना का उद्देश्य किसी बस्ती से तर्क संगत दूरी के अंदर माध्यमिक विद्यालय प्रदान कर मानवीय माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को 100% करने की परिकल्पना की गई। ठीक है, इसमें हमने किन किन बातों को शुरू किया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किन चीजों पर ध्यान दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत इसकी पहल शुरू की है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि इसमें माध्यमिक स्तर में सुधार किए जाए। माध्यमिक स्तर के सुधार करने की अपेक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एक उद्देश्य रखा गया कि तर्क संगत दूरी पर, आज हम अगर हमारे मोहल्ले में भी देखें तो हमारे मोहल्ले में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल तो होता ही होगा। मोहल्ले में देखें, सिटी में देखें, है ना, सिटी में तो कितने ही होंगे, लेकिन अगर हम एक स्ट्रीट से भी निकलते हैं या एक कॉलोनी में से भी निकलते हैं तो उसका एक पब्लिक गार्डन होगा, एक उनका हॉस्पिटल होगा, है ना, तो उस एरिया को कवर करता है। चाहे वार्ड में कम से कम एक स्कूल तो तर्क संगत दूरी पर होगा ही होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, नामांकन की दरें बढ़ेंगी। विद्यालय पास में है, गवर्नमेंट है, कम फीस है, नहीं दे रहे हैं, बुक्स फ्री में दे रहे हैं आदि प्रलोभन को देखकर भी इसमें सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य क्या रखा गया कि माध्यमिक स्तर पर नामांकित दर को 100% करना। नामांकन की दर इट मीन्स रजिस्ट्रेशन करना, उन बच्चों का एडमिशन लेना, उन बच्चे का एडमिशन सबसे ज़्यादा करना, क्योंकि उस समय शिक्षा में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, हर बच्चा पढ़े ये आवश्यक नहीं था। उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि इनके अंतर्गत ही पलायन की समस्याएं हैं, ट्रांसफर की समस्याएं हैं, उसके साथ में ही ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो मध्यांतर में ही भाग जाते हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उसके बाद में भाग जाते हैं, एडमिशन लेके वो पूरे साल नहीं आते,
भी पढ़ाया जा रहा है। इन द सेंस माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था तर्कसंगत दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करने के साथ में ही उनका प्रथम उद्देश्य था नामांकन दर में भी वृद्धि करना। ये एक परिकल्पना बने। परिकल्पना क्या होती है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है कि हम किसी भी चीज को करने से पहले हम उस चीज में क्या करते हैं? माध्यमिक कुछ उद्देश्य बनाते हैं, कुछ आवश्यकताएं बनाते हैं, कुछ उनका महत्व रखते हैं कि इन महत्व बिंदुओं के आधार पर हम आगे का कार्य कर सकें। इन उद्देश्यों में पहला उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना। माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था 10 तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था करना था और 6 से 8 तक की शिक्षा के स्तर में सुधार किया गया। मतलब इसमें 10 तक की शिक्षा को तो बेस्ट बनाना है और 6 से 8 की शिक्षा को सुधार करना है। फिर 9 से 10 तक की शिक्षा में सुधार किया जाए और इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। विद्यालय व्यवस्था रुचिपूर्ण एवं उपयोगी होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक छात्र एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सके, इसके लिए अभिभावकों को विद्यालय भेजने में भी रुचि उत्पन्न की गई। ये एक प्रलोभन ही है। आज हम लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, या फिर उन्हें कैश पेमेंट मिल रहा है, या फिर स्कॉलरशिप मिल रही है। ये सारी चीजें क्या है? एक प्रलोभन है ताकि वो रुचि जागृत कर सके, उसके साथ में ही आर्थिक सहयोग भी कर सके। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट है विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के विषय को रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि ये तीनों विषय ऐसे हैं जो हमारे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। वर्तमान समय में विज्ञान, गणित एवं प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। विज्ञान एवं गणित के संयोग से ही विविध क्षेत्रों का विकास संभव होता है। अंग्रेजी की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर संप्रेषण के लिए होती है। आज अंग्रेजी के ज्ञान के अभाव में वैश्विक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं है। इसीलिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। इस ज्ञान के आधार पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। इन तीनों विषयों के लिए इस अभियान में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तथा सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया। इसमें है लैंगिक भेदभाव की समाप्ति। इसमें है कि लैंगिक भेदभाव की समाप्ति इन द सेंस, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जाए कि बालिकाओं को 8 तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद माध्यमिक विद्यालयों में नहीं भेजा जाता। क्यों नहीं भेजा जाता? कि क्या पता वो कोएड है, कितना ग्राम से दूरी पर है, या एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जा रहा है, तो ऐसे में गर्ल्स को बाहर या दूरी पर भेजना पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते। अब ये उनकी साइकोलॉजी भी हो सकती है या उनका प्रोटेक्शन भी हो सकता है। इस चीज को दूर करने के लिए लैंगिक भेदभाव की समाप्ति को महत्व दिया गया। बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करके बालिकाओं को विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई, क्योंकि उनकी मेंटलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें प्रलोभन देकर, प्रलोभन इन द सेंस जो उनके ही हित में हो। अगर गर्ल्स पढ़ेगी तो बोलते हैं हम एक लड़की पढ़ेगी 2 परिवार को शिक्षित करेगी, तो कैसे करेगी? वो खुद एजुकेटेड होगी तो वो दूसरे परिवार को शिक्षित कर सकेगी। तो इसके लिए बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना कर बालिकाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करके माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। विद्यालय स्तर पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया गया। इट मीन्स अब गवर्नमेंट स्कूल देखे जाएं तो कितने कोएड स्कूल भी हैं और कितने गर्ल्स स्कूल भी हैं, है ना? तो इसमें क्या है? बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन बालिकाओं को प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है? ताकि वो आगे बढ़कर पढ़ सकें और उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अभी तक बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ लिया, अब बस 8वीं पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ाना। कब अब दूर है, गांव के दूर है, अब बच्चे को कहाँ है? क्योंकि इसमें गर्ल्स जो है टीन एज में भी आ जाती है, तो उनकी स्पेशल देख रेख शुरू
नेक्स्ट है सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति। सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति के कारण इस अभियान के लिए यहाँ शिक्षित समाज तथा माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक देखी गई। इस अभियान में आदिवासी एवं पिछड़े समाज की प्राथमिकता दी गई। जहाँ पर विद्यालयों का अभाव था, ऐसे समाज में विद्यालय खोले गए जहाँ माध्यमिक शिक्षा का कोई साधन नहीं थे। इस प्रकार अशिक्षित एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षित एवं विकसित क्षेत्रों के समान शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करा के सामाजिक तथा क्षेत्रीय भेदभाव को दूर किया गया। ड्रॉप आउट समस्या का समाधान देखा जाए तो बालक कक्षा 9 में 4 से 5 महीने पढ़ता है, इसके बाद विद्यालय छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति हमारे सामाजिक एवं शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावहीनता को स्पष्ट करती है कि हमारे समाज में अभी भी शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है। इसके लिए अभिभावकों से संपर्क कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली जाए। इसके उपरांत उन्हें सभी कारणों को समाप्त करें, उन्हें पूर्ण विद्यालय से संबद्ध किया जाए। जो बच्चा 4 से 5 महीने पढ़ता है उसके बाद विद्यालय छोड़ देता है और एंड में भी आता है, आज हम देखा जाए तो जो बच्चा वर्ष पर्यंत नहीं आया है, एंड में भी अगर आया है तो उसकी पढ़ाई का लॉस नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ये बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो 2 महीने आएंगे, 3 महीने नहीं आएंगे, फिर एंड में आके एग्जाम दे देंगे। ये बच्चे ड्रॉप आउट की समस्या लिए हुए होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉप आउट प्रॉब्लम, इसकी समस्या का क्या है कि इनके अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें समझाया जाए कि भाई इन्हें रेगुलर भेजो, ये करो, है ना, ताकि ये शिक्षा की नीति जो है कि महाविद्यालय में या विद्यालय में छात्रों की संख्या ही महत्वपूर्ण रखती है। ये संख्या महत्वपूर्ण क्यों रखती है? क्योंकि इनके द्वारा ही, इन छात्रों के द्वारा ही शिक्षण को, अगर महाविद्यालय में स्टाफ तो पूरा आ रहा है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या शिक्षण सुचारू रूप से चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही आवश्यक है कि छात्रों में उसके प्रति रुचि उत्पन्न की जाए, अभिभावकों को समझाया जाए कि इन्हें रूटीन में विद्यालय भेजो, क्योंकि ये एक माध्यमिक स्तर का रिजल्ट बिगाड़ने के लिए भी कारण उत्तरदायी है। नेक्स्ट है अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाए। अनेक माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति भीड़ भाड़ युक्त थी, छात्रों के बैठने के लिए कक्ष उपलब्ध नहीं थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई। इसमें अधिक से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश पा रहे उनको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इन असुविधाओं को पूर्ण करने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया, पुस्तकालयों की स्थापना की गई, कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई, क्योंकि इन सब का लक्ष्य था माध्यमिक शिक्षा अभियान में नवीन से नवीन तकनीकी आए, नवीन से नवीन ज्ञान आए। उसके लिए आवश्यक था कि सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। उसके लिए गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय को ध्यान दिया जाए, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति की जाए, सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति की जाए, ड्रॉप आउट समस्या का समाधान किया जाए। सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति किस तरीके से की जाती है? जैसे अब देखो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, क्या उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे? आदिवासी विद्यालय, आज हम देखें कि ये जाति सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है, इनको आगे लाने के क्या हम सुअवसर प्रदान नहीं करेंगे? क्योंकि समाज सभी को एक साथ लेके चलता है, विद्यालय में प्रत्येक बच्चा समान स्तर का होता है, तो समान जाति, समान स्तर आदि होने के कारण आदिवासी एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति भी आवश्यक समझी गई। ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान भी इससे निकाला गया। अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया, जिसमें विज्ञान प्रयोगशालाओं का जो है निर्माण किया गया। उसके लिए टूल क्या चाहिए, उनके लिए क्या एसेसरी आवश्यक होती है, किस तरीके से उनका इंचार्ज नियुक्ति किया जाएगा, सारी प्रणालियों की भी प्रबंधन किया गया। पुस्तकालय की स्थापना की गई, क्योंकि पुस्तकों को अधिक से अधिक
छात्रों के अनुपात में पुस्तकों का अभाव होने पर भी शिक्षण व्यवस्था बाधित होती है। पुस्तकों को नई नई टेक्नोलॉजी की पुस्तकों से सुसज्जित किया गया, अच्छी पुस्तकें लाने के लिए निर्देश दिए गए एवं बालकों की स्वाध्याय की आदतों पर प्रकाश डाला गया। बालकों की स्वाध्याय की आदतों पर प्रकाश डालने के साथ में ही उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई। शिल्प एवं कला कक्ष पर भी निर्माण पर भी जोर दिया गया, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि बेसिक एजुकेशन बोलती है कि बच्चे की शिक्षा है। जैसे गांधी जी ने बोला है, शिक्षा जो है वो जीविकोपार्जन का साधन बननी चाहिए। वो साध्य नहीं है, शिक्षा ही सब कुछ नहीं। अगर एक बच्चे में बुद्धि नहीं है तो क्या वो पढ़ जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, या वो मंद बुद्धि वाला है तो क्या वो आगे नहीं बढ़ सकेगा? क्यों नहीं बढ़ सकेगा? क्योंकि अगर उसके हाथ में हुनर है तो भी वो कमा कर खा सकता है। इसके अंदर कितने ही हम आर्टिस्ट देखते हैं, वो अपनी कला के आधार पर जीवन में आगे बढ़े हैं। तो इसमें शिल्प एवं कला को भी महत्व दिया गया। सांस्कृतिक कक्षाओं का निर्माण किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि आजकल नाट्य रूम है ना, ड्रामा एंड आर्ट का रूम, और उसके साथ में आर्ट का रूम, उसके साथ में म्यूजिक रूम, ये सारी चीजें क्या हैं? सांस्कृतिक कक्षाओं को भी महत्व दे रही हैं। इसके लिए हमारी सरकार भी अभियान चला रही है कि शौचालयों का निर्माण करो, है ना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक परिवार में एक शौचालय आवश्यक माना गया। तो हमारी माध्यमिक शिक्षाओं के विद्यालयों में भी इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। पीने की पानी की उत्तम व्यवस्था की जाए, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। सेवारत प्रशिक्षण मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि 19वीं सदी में देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग इतना विद्यालयों में नहीं किया जाता था, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ ही शिक्षा में जनरेशन गैप आने के साथ ही, क्योंकि आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी से हम कर रहे हैं। आज स्थिति देखो, संक्रमण काल कोविड के कारण भी आप और हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तकनीकी ने वो दूरियां भी कम कर दी है कि हम माध्यम तो है, और माध्यम क्या है हमारा मिलने का? अभी टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से मिल रहे हैं। तो सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि इन्हें कैसे शुरू करनी है, कब शुरू करनी है, उसके लिए प्लानिंग क्या बनानी है, ये प्रबंधन का कार्य है। विद्यालय की मरम्मत संबंधी कार्य कराना, जो विद्यालय संचालित है उसमें कहीं पे छतें टूट रही हैं, बारिश होने से इतनी छतें गिरी, इतने छात्रों की डेथ हुई, तो उस जन धन की हानि को बचाने के लिए एवं विद्यालयों की स्थिति, भौतिक स्थिति में सुधार के लिए भी माध्यमिक शिक्षाओं की जर्जर अवस्थाओं को पूर्ण निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद में है माध्यमिक शिक्षा में सार्वभौमिक व्यवस्था करना। सार्वभौमिक व्यवस्था करना मतलब आज हम देखें कि हमारी जो एजुकेशन है भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 15 से 16 तक के बालकों एवं बालिकाओं के लिए सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 10 तक के छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित करने की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। इस 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य करने के साथ में ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने 11वीं योजना का लक्ष्य एवं उपलब्धियों को निर्धारित किया। इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। उसमें दर बदर जो योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं उनको निर्धारित करते हुए उनकी गुणों में विकास बढ़ाया गया। मौलिक तत्व, शैक्षिक प्रबंधन में 3 मौलिक तत्व होते हैं, जिसमें अदा, इनपुट, आउटपुट एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। क्योंकि हम जब कोई भी बात करते हैं सामने वाला उसको रूप में समझ रहा है, उसको करने की क्या कार्य प्रणाली है। इसमें इनपुट में मानवीय, जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, बजट करना, रूपरेखा तैयार करना आदि आते हैं। और भौतिक अंग, जिसमें जो भी सोर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है उनका उपयोग करते हुए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। और अपेक्षित अंग, जिसमें कि नीति की स्तर क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके मूल्य क्या हैं, उसके मानक क्या हैं आदि को सम्मिलित किया
भौतिक अंग और अपेक्षित अंग। उसके बाद में है प्रबंधन की प्रक्रिया। प्रबंधन की प्रक्रिया जो है 9 भागों में बांटा गया है। वो 9 भाग है: निष्क्रिय प्रबंधन, विकास प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विभाजन प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, संप्रेषण प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन और संस्थान प्रबंधन। इन प्रबंधन के साथ में ही कुछ आउटपुट भी मांगा गया है। इस आउटपुट के अंतर्गत 6 बातें मुख्य हैं जो इसकी विशेषताएं भी हैं। इनके तत्व हैं: प्रशासनिक उपलब्धियां, मनोवृत्ति निष्पत्ति की रुचि में परिवर्तन, नवीन क्षेत्र का निर्माण करना, प्रबंधकीय नियंत्रण करना, तर्कपूर्ण चिंतन करना और प्रबंधन की उपलब्धियों का प्रयोग करना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें है, फर्स्ट विशेषता है उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना। इट मीन्स वो पर्सन जिसकी कैपेसिटी भी है या नहीं, हम एक कमजोर से आदमी को एक पियोन के लिए नियुक्त कर देते हैं लेकिन उसका शरीर ही उसका साथ नहीं दे रहा है, जब वो फिजिकल रूप से ही फिट नहीं है तो क्या वो उस कार्य के लिए परफेक्ट होगा? नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करें, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी आदि को देखकर, उसको ऑब्जर्व कर उसको अपॉइंट किया जाए कि क्या है, आउटपुट है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है शैक्षिक कार्य की जटिलता को सरल रूप से समझना। शैक्षिक कार्य जो है एक जटिल प्रक्रिया के रूप में है। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, अगर बच्चे को रीडिंग करना सिखाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको अल्फाबेटिकल नॉलेज देंगे, है ना। उनको ABCD रीडिंग कराएंगे, ABCD कराएंगे, ABCD के बाद में वर्ड फॉर्मेशन बनवाना सिखाएंगे, वर्ड के बाद उन्हें रीड करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद में उनको डिफरेंस करना सिखाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप करने की प्रक्रिया है। तो भौतिक संसाधनों को इसके साथ में ही इनकी जटिलता को कम करना, मतलब सरल से कठिन की ओर जाना। इसमें आगमन प्रक्रिया कार्य करती है कि सरल जो बच्चे को ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर बढ़ना। मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। शैक्षिक क्रियाकलापों से जुड़े सभी साधन, विधियों, उपकरणों आदि की समुचित उपयोग पर बल दिया जाता है। जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो मानवीय हुए चाहे वो भौतिक हुए, दोनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आत्मविश्वास की भावना पैदा करना कि जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। बस क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा आवश्यक, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाना। जो कार्य किया गया है उसमें निरीक्षण भी करना चाहिए और पर्यवेक्षण भी करना चाहिए, तब वो एक शैक्षिक प्रबंधन का उत्तम तत्व होगा। मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाना चाहिए। इंस्पेक्शन तो हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। आज आपकी फाइनल लेसन भी होगा, उस फाइनल लेसन में, क्रिटिसिज्म लेसन में आपको एक अलग से डर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा? अगर आपने तैयारी की है तो पूरे कॉन्फिडेंस से आप लेसन दोगे, और नहीं दिएगे तैयारी तो अगर ऐसे उठ के आ गए हो तो आप कहीं ना कहीं पे आप में भय होगा, उससे आपकी कॉन्फिडेंस प्रभावित होगा। नेक्स्ट है अनुसंधान के लिए उचित वातावरण को प्रदान करना। अनुसंधान के लिए उचित वातावरण को प्रदान करने के लिए सही निर्देशन एवं सही शोध की विधियों का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ में ही हम शैक्षिक प्रबंधन के प्रकार, जो 2 प्रकार के होते हैं, शैक्षिक प्रबंधन 2 प्रकार का होता है। इसमें एक है प्रजातांत्रिक और दूसरा है निरंकुश। जैसा कि इन दोनों के नाम से ही पता चलता है, जो प्रजातांत्रिक होगा वो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होगा। प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत प्रशासन में समस्त शिक्षा संबंधी कार्य एवं उत्तरदायी जनता के सहयोग एवं समन्वय के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीवन यापन का उचित ढंग माना जाता है, चाहे वो सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, मानवीय या रुचि या सामाजिक मूल्यों पर ही आधारित क्यों ना हो। प्रजातांत्रिक जनता के लिए शासन। तो विद्यालय में भी क्या है, प्रजातांत्रिक आचरण होता है। छात्रों की अभिव्यक्तियों को मुख्य रखा जाता है, छात्रों की सुविधाओं को मुख्य रखा जाता है, छात्रों की कोई नुकसान ना हो, कहीं किसी चीज में उनको कभी बाधाएं ना आए, उसके लिए शिक्षण को सुचारू रूप से करने के लिए देश से आगे प्लानिंग की जाती है। निरंकुश शैक्षिक प्रणाली क्या होती है? निरंकुश अथवा तानाशाही शैक्षिक प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण सत्ता, उत्तरदायित्व, नियंत्रण और कार्यक्षमता आदि पर केंद्रीय शक्ति का मुख्य एक ही
व्यक्ति ज़्यादा देर तक अपने आप को कोऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कोऑपरेट नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ ऑर्डर होता है, आपको ये करना है, यू कैन डू इट, बस तुम ये करो, और उसके अलावा उसको किसी तरीके का सहयोग नहीं होता है। तो वो शासन प्रणाली कैसी होगी? निरंकुश होगी, और निरंकुश होने के साथ में ही एक हाथ में ही वो सत्ता उनके अंतर्गत रहेगी। इस वीडियो के साथ में ही आपको एक असाइनमेंट पूर्ण करना है। इस वीडियो से संबंधित जो समस्याएं हैं आप चेक बॉक्स में डालकर लिख सकते हैं, जो वीडियो के अंत में आपको समझा दी जाएगी। शैक्षिक प्रशासन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं? सेकंड है, शैक्षिक प्रबंधन में मौलिक तत्व बताइए। थर्ड है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य बताइए। फोर्थ है, नवीन प्रवृत्तियों के रूप में शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है, प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन की प्रमुख योग्यताओं का वर्णन कीजिए। इस असाइनमेंट को आप पूर्ण करके ईमेल आईडी पर सेंड करें, ताकि आपकी उपस्थिति महाविद्यालय में दर्ज की जा सके। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।